वीडियो ऑन कर लीजिए। चलिए वीडियो ऑन कर लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे सर्ल्स मेथड। ठीक है, जो सर्ल्स मेथड है ये हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? टू फाइंड यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, अगर मेरे को किसी भी
जो भी आपके पास, मैंने कहा कि एक वायर है कॉपर का है या सिल्वर का है, मेरे को उसका यंग्स मॉडुलस निकालना है, ठीक है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे सेल्स मेथड यूज करेंगे। अगर सिंपल यंग्स मॉडुलस के बारे में बात करें तो यंग्स मॉडुलस आपको पता है फोर्स पर एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा एच अपॉन एल। ये फॉर्मूला तो पता है ना सबको, यंग्स मॉडुलस का बेसिक फॉर्मूला है ये आपका, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे यंग्स मॉडुलस की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए सबसे पहले मेथड को समझिए कि ये मेथड है कैसे, उसके बाद में इस पे एक तो न्यूमेरिकल करवा दूंगा जो आपकी शीट में मैंने दी है, ठीक, ताकि आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया लगे कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे प्रोसीड करते हैं। एक चीज को ध्यान में रखिएगा, पूरे फिजिक्स में जितने भी आपके एक्सपेरिमेंटल वाले डेटा हैं, जैसे कि मैं बात करूं पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट करते हैं, बीट स्टोन ब्रिज एक्सपेरिमेंट है, मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट है, ठीक। उसके बाद मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ऐसे एमीटर, ऐसे वोल्ट मीटर, ये भी एक्सपेरिमेंट है जो कि आप लोग लैब में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सेल्स मेथड ये भी एक्सपेरिमेंट है। कैलोरीमीटर ये भी आपका एक्सपेरिमेंट है जहां पे हम लोग स्पेसिफिक हीट वगैरह निकालते हैं, ठीक। तो जितने भी किसी भी चैप्टर में जो एक्सपेरिमेंटल वाले जो भी हैं, जो लैब में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो एक तरफ, वो मैंने आपको बताया टोटल 8 एक्सपेरिमेंट हैं जो कि पूरे फिजिक्स में, जो कल मैंने लिखवाए, ठीक। आईआईटी हमेशा उसकी चांसेस होते हैं कि जो भी वो क्वेश्चन पेपर सेट करेगा तो 20% वो एक्सपेरिमेंट वाले डेटा से क्वेश्चन को पिक करता है, ठीक है। अगर 100 मार्क्स का है तो 20% जो मार्क्स होंगे वो आपके इस वाले क्वेश्चन होंगे। मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम 20%, मतलब कि 10 to 15 कभी 20% यहाँ से आपको क्वेश्चन आते हैं एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से, ठीक। तो वो सिंपल ऐसे फॉर्मूला यूज नहीं होता, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ वो मेथड है क्या, वो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले सेल्स मेथड के बारे में पढ़ते हैं। मैं आप लोगों को आज एक शीट और प्रोवाइड करूंगा जिसमें सभी एक्सपेरिमेंट एक साथ लिखे होंगे, ठीक है। 3 या 4 पेज के हैं, उसको आप लोग अच्छे से थॉरो स्टडी कर सकते हैं। और एक तो मैंने आपको पीडीएफ सेंड किया ही है, ठीक, लेकिन अलग से पीडीएफ दूंगा सिर्फ और सिर्फ इसके लिए, हर एक मेथड के लिए, ठीक है। आप लोग बताओ, वीडियो ऑन करके रखिए, मेरे को यहाँ से कुछ नहीं पता चला कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, इसलिए मैं वीडियो ऑन करवा के रखता हूँ ताकि इंटरेक्शन तो हो। अब यहाँ पे सेल्स मेथड में हम लोग करते क्या, 2 वायर लिया आपने, ठीक है, 2 वायर को आपने हैंग कर दिया। ये मान लिया कि आपने 2 वायर को हैंग कर दिया, मेरे को इस वायर का यंग्स मॉडुलस निकालना था, ठीक। मैंने 2 वायर को हैंग कर दिया। अब इसमें मैं क्या लगाता हूँ, बीच में एक स्प्रिट लेवल लगाता हूँ। स्प्रिट लेवल आपने देखा भी होगा, स्प्रिट लेवल होता क्या है, आपने कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट देखा है, जब भी जो टीवी लगाने के लिए जो भी घर वगैरह में आता है उसके पास इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब उसमें लिक्विड भरा रहता है, ठीक है। वो लेवल देखता है कि हाँ जो मैं टीवी लगा रहा हूँ वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, तो वो क्या करता है, इसको ऐसे लगा देता है। और वो वाटर का लेवल देखता है कि वो आपको स्ट्रेट नजर आ रहा है कि नहीं। अगर वाटर का लेवल अगर आगे पीछे होता है तो उसको पहले लेवलिंग करता है कि हाँ अब ये बिल्कुल परफेक्ट हॉरिजॉन्टल हो गया। देखा है कभी, नहीं देखा है, सिर्फ देखा है, देखा है। चलिए, तो स्पीड लेवल भी वैसे ही होता है। यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड भरे रहते हैं, या सिंपल लॉजिकली सोचिए, मैंने कहा कि इसमें लिक्विड भरे हुए हैं और यहाँ पे आपने क्या इसमें क्या डाल दिया, वाटर बबल्स डाल दिए। पानी में वाटर बबल्स होते हैं ना, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसमें मान लीजिए लिक्विड भरा हुआ है और इसमें आपने वाटर बबल्स डाल दिए। अगर ये बिल्कुल परफेक्ट हॉरिजॉन्टल नहीं है तो वाटर जो वाटर बबल्स हैं या तो वो लेफ्ट डायरेक्शन में होंगे या तो राइट डायरेक्शन में होंगे। लेकिन अगर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है तो पूरे वाटर बबल्स बिल्कुल मिड पॉइंट पे होंगे, है ना। तो ये स्प्रिट लेवल क्या है, सिर्फ और सिर्फ इस चीज को पता लगाने के लिए कि जो भी सिस्टम है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, इस चीज के लिए है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग समझे कि हाँ ये स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका। मैंने क्या किया, 2 वायर लिए, उसको ऐसे हैंग कर दिया, ठीक, और वायर के बीच में ये स्प्रिट लेवल लगा दिया ताकि मेरे को पता चले कि हाँ ये जो वायर आपने हैंग किया है ये परफेक्ट हॉरिजॉन्टल के साथ हैंग किया हुआ, ठीक है। मैंने स्प्रिट लेवल लगा लिया, मैंने देखा कि वाटर बबल्स बिल्कुल बीच में आ गए, मतलब कि ये जो वायर है
बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ऐसे हैंग किया हुआ, ठीक है। अब ये आपके वायर्स हैंग हो गए। अब आप लोग क्या कर रहे हैं, इस वाले वायर का, मान लीजिए कॉपर वायर था, ठीक है, इस वायर का मैं यंग्स मॉड्यूलस निकालना चाहता हूँ एक्सपेरिमेंटल से, ठीक। मैंने क्या किया, इस वायर के नीचे हुक बने होते हैं, हुक, जैसे हुक लगा दिए। अब उस हुक में क्या कर सकता हूं मैं, एक वेट को डालूंगा, फिर 2 वेट डालूंगा, 3 वेट डालूंगा। अगर मैं हुक में वेट डालता रहूंगा तो वायर एक्सटेंड होगा ना। सिंपल एक वायर है, वायर को मैं खींच रहा हूं बहुत तेज, ठीक है, पूरा फोर्स लगा रहा हूं वायर पे, तो वो हल्का सा तो एक्सटेंड होगा ना। यस सर। ठीक, तो वही चीज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं फोर्स नहीं लगा रहा, मैं वायर के नीचे मैंने हुक लगा के रखा हुआ है, वहां पे एक एक करके वेट डालता जा रहा हूं, ठीक है। वेट डाल रहा हूं तो उस टाइम के बाद मैंने कहा कि वायर थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, ठीक। वायर एक्सटेंड होगा तो ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल था, जो वाटर लेवल जो बिल्कुल बीच में थे, वो हल्के से शिफ्ट हो जाएंगे। ये ऐसे हो जाएगा ना, एक्सटेंड होगा तो वाटर बबल्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि एक्सटेंड होगा तो वायर एक्सटेंड करे तो ऐसे होगा। यस सर। ये ऐसे एक्सटेंड होगा, ठीक। हम्म। हॉरिजॉन्टल लेवल अब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल मिलेगा, एक तरफ तो इंक्लाइंड हो जाएगा, बेंड हो जाएगा सर। ठीक है। वाटर यस बबल्स सर। यहाँ लेफ्ट साइड में। अब इस लेफ्ट साइड में क्या होता है, माइक्रोमीटर लगा होता है। स्क्रू गेज देखा है? यस सर। यस सर। माइक्रोमीटर मान लीजिए, यस या सर। तो स्क्रू गेज लगा हुआ यहाँ पे, ठीक है, कुछ ऐसा स्केल, एक स्केल लगा हुआ है जिसको मैं ऐसे टाइट कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि ये हल्का सा लेवल डाउन हो गया, मतलब कि वायर एक्सटेंड हुआ तो ये लेवल डाउन हो जाएगा, वाटर बबल्स आपके इस डायरेक्शन में आ जाएंगे। अब मैं इसको टाइट कर सकता हूँ, यहाँ पे एक नोजल बना रहता है, मैं इसको ऐसे से घुमाता जाऊंगा, ये घुमाऊंगा तो ये धीरे धीरे वापस अपने पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, ठीक। यस सर। तो मैंने इसको घुमाया और ये वापस अपने हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ गया। तो ये तो एक स्क्रू गेज है ना। तो अगर मैं यहाँ यस पे सर। इसको घुमा रहा हूँ तो मेरे को ये पता चलेगा ना कि स्क्रू गेज के जॉ को मैंने कितना मूव किया। हम्म। तो स्क्रू गेज की तो रीडिंग निकालनी हमें आती है, यस ठीक। सर। तो जितना मैं यहाँ पे स्क्रू गेज के जॉ को मूव करूंगा, वही क्या रीडिंग होगी, डेल्टा एल, टेल्टन। कि वेट डालने से वायर का एक्सटेंशन कितना हुआ। नहीं आया समझ में? आया सर। बताई है उसको अपने वर्डिंग में थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख दीजिए कि एपरेटस का सेटअप कैसा होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, हम लोग एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एक पैराग्राफ लिख लीजिए पॉइंट वाइज।
शुभम, आपने दिया था मेंस का पेपर? यस सर। क्या रहा रिजल्ट आपका? सर क्लियर हो गया सर, एडवांस भी क्लियर हो गया। दूसरी क्लास क्यों अटेंड कर रहे हैं? सर वो सर ने बोला सर वो रैंक ज्यादा अच्छी नहीं आई थी। कितनी आई बेटा? सर एससी कैटेगरी में 3319 आई थी। 3319। अच्छा, यस सर। अभी तो काउंसलिंग देखिए, काउंसलिंग में क्या होता है। यस सर, यस। हाँ, तब तक क्लास अटेंड करते रहिए, हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। ओके सर। हो गया? नोट कर लिया? नोट कर लिया अनुष्का? ठीक है, तो हमने ये एक्सपेरिमेंट समझ लिया कि हाँ ये एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं जो वेट लगा रहा हूं वही तो फोर्स है। ठीक, तो मैंने जो वेट लगाया तो मेरे को वेट का मास पता है ना, कि मैंने 5 केजी का वेट लगाया कि 10 केजी का लगाया। इसका मतलब मेरे को फोर्स पता है। फोर्स क्या हो गया? mg, ठीक, डिवाइडेड बाय एरिया। जो मैं वायर यूज कर रहा हूँ उसका क्रॉस सेक्शन एरिया मेरे को पता होगा ना, वो तो मैं स्क्रू गेज की मदद से उसका डाया मेजर कर लूंगा, उसका एरिया निकाल लूंगा। ठीक, तो मेरे को उसका एरिया Yes, पता है। डेल्टा एल मैंने किसकी मदद से निकाल लिया? माइक्रोमीटर की मदद से, कि डेल्टा एल कितना एक्सटेंड हुआ है। ठीक है, और लेंथ ऑफ वायर तो मैं मेजर कर सकता हूँ ना स्केल से। यहाँ पे Yes. स्केल लगा रहता है और यहाँ से आपने लेंथ ऑफ वायर को मेजर कर दिया कि वायर की लेंथ कितनी। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में आपको सभी चीजें पता है। मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ? यंग्स मॉडुलस। 1. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट लैब में करवाया जाता है। क्लियर है? Yes, sir. अब देखिए एक्सरसाइज 1, एरर का ओपन कीजिए। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड कीजिए। एक्सपेरिमेंट पूछा जा रहा है, किस सेल्स मेथड हमने यूज किया। देखिए इसमें क्या है, इन द सेल्स एक्सपेरिमेंट आफ्टर एवरी स्टेप ऑफ लोडिंग। आफ्टर एवरी स्टेप ऑफ लोडिंग का मतलब क्या हुआ कि मैंने पहले क्या किया, 1 केजी मास को हैंग किया। ठीक, उसके बाद फिर सेकंड मास, एक और 1 केजी मास को हैंग किया। तो ये स्टेप ऑफ लोडिंग है। ऐसा थी ना कि एक ही बार में 10 मास को हैंग कर देते हैं, एक एक करके मास को हैंग करते हैं आप। ठीक, why should we wait for 2 minutes before taking the reading? जब भी हम लोग एक एक लोड लगाते हैं तो हर एक लोड के बाद मेरे को 2 से 3 मिनट का वेट करना पड़ता है, उसके बाद मैं रीडिंग लेता हूं। ऐसा क्यों? लॉजिकली सोचिए कि अगर मैं वेट लगाया तो जैसी वेट लगाऊंगा उसी समय थोड़ी ना उसका वायर एक्सटेंड हो जाएगा, धीरे धीरे एक्सटेंड होता है। ठीक है, मैं उसको 2-3 मिनट का टाइम देता हूं कि वायर अब एक्सटेंड हो जाए, अब मैं उसकी प्रॉपर रीडिंग लूं। क्लियर है? Yes, sir. ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है? पहला, सो दैट द वायर कैन हैव इट्स डिजायर्ड चेंज इन द लेंथ। करेक्ट है, ताकि वायर अपनी डेल्टा एल पोजीशन पे आ चुके, मतलब कि वो एक्सटेंडेड हो जाए। ठीक है, सेकंड ऑप्शन, सो दैट वायर कैन अटेन रूम टेम्परेचर। क्या ये सही है? सिंपल, आपने देखा होगा कि अगर मैं किसी वायर को एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है, बार बार उसको एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तो वर्क डन करूंगा। मैं वर्क डन करूंगा तो एनर्जी तो हमेशा क्या होती है, कंजर्व होती है। तो वो जो वर्क डन है वो तो उसके एक्सटेंशन में जा ही रहा है, और साथ साथ में पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट लॉस भी हो रहा है। इसलिए आप लोग पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्ट्रेस्ड वायर। याद आ रहा है कुछ? Yes, sir. इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन फॉर्मूला। ठीक है, Yes, तो sir. जब मैं वायर को एक्सटेंड कर रहा हूं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर होती है, साथ साथ में हीट डिसिपेशन भी होता है। अगर मैं सिंपल वायर को
अगर ये आपके पास वायर है, इसको अगर मैं हीट दूं तो इसकी लेंथ में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? हीट देने से हमेशा लेंथ इंक्रीज होती है। आएगा सर, आएगा। है ना? इसलिए इसलिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हम लोग उस समय तक का वेट करेंगे जब तक उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए। हाँ, लॉजिकली है, तभी तो हम लोग प्रॉपर रीडिंग ले पाएंगे। इसका मतलब बी ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक, सी ऑप्शन पे आइए। सो दैट वर्टिकल ऑसिलेशन कैन बी सबसाइडेड। सिंपल, वायर की जगह आप लोग स्प्रिंग को सोचिए तो अच्छे तरीके से सोच सकते हैं। अगर वायर की जगह स्प्रिंग होता, उसमें अगर मैं किसी मास को हैंग करता तो वो क्या करता? ऑसिलेट करता। ठीक है, उसके बाद धीरे 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 करके डैम्प आउट होता। ऐसे ही होता है ना? लेकिन ये वायर है, स्प्रिंग में तो आपको ऑसिलेशन आराम से नजर आ जाता है, लेकिन वायर में भी सब एटॉमिक लेवल पे जो उसके पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि आपने उसको एक डिस्टरबेंस दे दिया वेट लगा के। ठीक है, तो मैं जब उसको डिस्टरबेंस देता हूं तो वो ऑसिलेट करने लग जाता है। ठीक, लेकिन उसको मैं आंखों से देख नहीं पाता। ठीक है, क्योंकि वो डिस्टरबेंस बहुत छोटा है। ठीक है, लेकिन मैं उसको 2-3 मिनट का टाइम देता हूं ताकि वो डिस्टरबेंस क्या हो जाए? डैम्प आउट हो जाए, तभी मैं प्रॉपर रीडिंग ले पाऊंगा। क्लियर है? इसके कितने ऑप्शन करेक्ट हैं? ए, बी एंड सी। सी। समझ में आ गया? यस सर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। रीड कर लिया शुभम? बेटा माइक को अनम्यूट करके बोलिए। सर अब डेस्कटॉप में सर शो नहीं हो रहा सर, अभी थोड़ा डाउनलोड कर रहे हैं, फिर कर लेंगे सर। आज थोड़ा सा फर्स्ट डे सर, इसलिए सर। अच्छा अच्छा, अनुष्का रीड कर लिया? आर्यन? ठीक है, तो ये तो सिंपल जो है वो आपका क्या है? मीटर ब्रिज है। एमबी का मतलब क्या है? मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज आपने देखा होगा कि यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस होते हैं, ये वायर होता है और बीच में हम लोग क्या लगाते हैं? गैल्वेनोमीटर, जो कि स्लाइड करता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एक मिनट देखिए, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। मीटर ब्रिज, लेट द रेजिस्टेंस x हैव द टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा 1। ये x रेजिस्टेंस है और इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है? अल्फा 1। ठीक, और मेरे पास दूसरा रेजिस्टेंस है 9 ओम। ठीक है, और इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है? अल्फा 2। इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको अल्फा 2 दिया हुआ। ठीक है, लेट द रीडिंग ऑफ द मीटर स्केल बी 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द LHS। मतलब कि ये मेरे को नल पॉइंट कब मिल रहा है? जब इसकी लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। मीटर ब्रिज है तो इस वायर की लेंथ कितनी होती है? 1 मीटर।
ठीक है, तो इसका मतलब ये कितने हो गया, 90 सेंटीमीटर। ठीक है। हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो वहां पे ये बताऊंगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे एरर में आया है तो हम लोग एरर के क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं, फिर से दोबारा रिपीट करेंगे वहां पे जब चैप्टर में आएगा, ठीक है। ठीक है। If the temperature of two resistance increases by small temperature delta T, then what is in the shift of the position of null point? क्वेश्चन में कहा गया कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं, ठीक है, मैंने कहा कि जहां पे मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था उस रूम टेम्परेचर को मैंने डेल्टा टी टाइम्स इंक्रीज कर दिया। अगर मैं डेल्टा टी टाइम्स इंक्रीज कर रहा हूं तो ये जो नल पॉइंट है ये कहां शिफ्ट होगा, लेफ्ट में शिफ्ट होगा या राइट में शिफ्ट होगा, ये हमें निकालना है। आया समझ में? इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखोगे एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। थोड़ा सा दिमाग लगाइए क्या होगा, थोड़ा सा सोचिए। मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस प्लस 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। पढ़ा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है और उसका रिलेशन क्या है, आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है, कीजिए, थोड़ा सा ट्राई कीजिए। मीटर ब्रिज का रिलेशन पता है, ये तो सिंपल व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया ना। बैलेंस कंडीशन कब आती है, जब व्हीट स्टोन ब्रिज बन जाता है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में कंडीशन क्या आती है, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। तो इसका मतलब x अपॉन 10 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 9 अपॉन 90। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। x की वैल्यू आपको पता चल गया कि x की वैल्यू आपकी 1 होगी, ठीक। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, ये जो आपने फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लिखा है, मेरे को यहां से डेल्टा आर की वैल्यू निकालनी है कि रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया। तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया, इसका मतलब क्या हुआ, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। करके देखिए क्या वैल्यू आ रही है, आर इनिशियल प्लस आर इनिशियल अल्फा डेल्टा टी। यहां से आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, इसका मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस डेल्टा आर इज इक्वल टू आर अल्फा डेल्टा टी। क्या सही लिखा है मैंने? यस सर। इसको ये आएगा ना, डेल्टा चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस कितना आएगा, आर इंटू अल्फा डेल्टा टी। आर क्या था, जो भी इनिशियल रेजिस्टेंस रहा होगा उसका, ठीक है। मैं यहां पे आपने लिखा डेल्टा आर इज इक्वल टू आर अल्फा डेल्टा टी। मैंने टेम्परेचर डिफरेंस कितना दिया है, स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस, यही तो लिखा हुआ क्वेश्चन में कि टेम्परेचर डिफरेंस आपका स्मॉल है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, डी आर इज इक्वल टू आर अल्फा डी टी? यस सर। है ना, टेम्परेचर डिफरेंस बहुत स्मॉल है। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं तो x की वैल्यू भी चेंज होगी। यस सर। और 9 ओम की वैल्यू भी चेंज होगी। यस सर। तो मैंने मान लिया ये जो 9 ओम है इसको मैं y मान लेता हूं, ठीक है, आखिरी में वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक। तो यहां पे अगर मैं लिखूं, मैंने क्या लिखा, dx इज इक्वल टू x अल्फा 1 dt, ये सही है, ये रिलेशन लिख रहा हूं मैं। dx का मतलब क्या हुआ, चेंज इन x रेजिस्टेंस, ठीक है। उसी तरीके से चेंज इन y रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा,
y alpha 2 dt। dt। क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो मैंने कहा कि जब मैंने टेम्परेचर को चेंज किया तो इतने अमाउंट से रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। ठीक है, इस वाले लेंथ को आप मान लीजिए L, मैं इसको L सपोज कर लेता हूं, ठीक, और इसको मान लेता हूं 100 माइनस L, करेक्ट है? L की वैल्यू कितनी है? 10, ठीक है। 10। तो यहां पर आपने क्या लिखा, ये मीटर ब्रिज बन रहा है, इसका मतलब x अपॉन L शुड बी इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 100 माइनस L, बीट स्टोन ब्रिज, है ना? यस अभी तो x सर। की वैल्यू निकालेंगे थोड़े पहले। यस यहां सर। पे मैं क्या करूं, x इंटू 100 माइनस L L इज इक्वल टू y y इंटू L, into L। करेक्ट है? यस सर। इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, जल्दी कीजिए, आप लोगों का मैथ सब्जेक्ट है, इसी के रेस्पेक्ट में कीजिए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा dx, ये कांस्टेंट है, प्लस अब x को कांस्टेंट रखूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस dl, ऐसे यस करते सर। हैं। यस सर। y को डिफरेंशिएट किया l कांस्टेंट, प्लस l को डिफरेंशिएट किया y कांस्टेंट, क्या सही है? स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन है। यस सर। याद आ जाएगा PV इज इक्वल टू nRT, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आप लोग लिखते हैं PdV प्लस VdP इज इक्वल टू 0, याद आ रहा है कुछ? यस सर। हाँ, तो वैसे मैंने इसको डिफरेंशिएट किया। यस सर। ठीक है, अब इसमें dx की वैल्यू क्या है ऑलरेडी निकाल चुके हैं, मैं सबकी वैल्यू लिख देता हूं और आप लोग सॉल्व करके बताइए आंसर आ रहा है कि x की वैल्यू कितनी है 1, अभी निकाला था। y की वैल्यू कितनी है 9। 9, dx की वैल्यू ये पता है आपको, dy की वैल्यू ये पता है आपको, l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू 10 सेंटीमीटर थी ना। इस वाले इक्वेशन से देखो क्या निकालना है, dl कितना लेंथ चेंज हुआ, यही तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तभी तो मैं नल पॉइंट दिखाऊंगा कि कहां चला गया। dl की वैल्यू निकालिए, dl की वैल्यू निकालिए, कौन सा ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट, करेक्ट है, फिफ्थ का ए। आगे पता नहीं आ तो गया है, सही है गलत? हाँ, क्या है dt x अल्फा 1 माइनस 10 y अल्फा 2 अपॉन 10 पूरे अपॉन 10। उसको पूरा सॉल्व कीजिए, सिंपलीफाई कीजिए, आंसर ये है, मैं लिख देता हूं 9 अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू dt, तो उसके बारे में सबकी वैल्यू पुट कीजिए, ये आंसर आ जाएगा।
बेटा ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब लॉजिकली सोचिए तो अब जाके आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चन इजी है, लेकिन इससे पहले सोचते तो सिर्फ सोचते ही रह जाते कि अल्फा 1 अल्फा 2 कहाँ से क्या क्या चीजें आ रही। तो एरर वाले में मैं बताता हूँ कि दिमाग आपका कैसे स्ट्राइक करना चाहिए। अगर कोई एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो जो आपको एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट पता है, कोशिश कीजिए कि वहां पे आपको डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा। ये थंब रूल है। जहां तक क्वेश्चन एरर वाले आपके डिफरेंशिएशन से सॉल्व हो जाते हैं, तो जो भी आपको एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट पता है उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, आंसर तक पहुंच जाएंगे। क्लियर है अनुष्का? यस सर। यस सर। ठीक है प्रशांत? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, आ गया? क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 में जो दिया वो क्या है? रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स देखा है? कुछ ऐसा शेप होता है। यस सर देखा। और इसमें हम लोग जो भी होता है रेजिस्टेंस, वो कुछ इस हिसाब से होता है। इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं, जो रेजिस्टेंस यूज करने इसके अंदर डाल देते हैं। ऐसी रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, ठीक है? उसी का फिगर दिया हुआ है, ध्यान से देखिए फिगर। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं? चलिए देखिए, मानिए ये रेजिस्टेंस बॉक्स का है जो मैंने अंदर से अंदर डाला है, ठीक है? इसमें देखिए आपको वायर, करंट कब फ्लो करेगा? वायर होना चाहिए ना, तो मैंने ऐसे वायर के ऐसे कॉलिंग, ठीक? फिर वायर को दूसरी जगह ले गया, फिर उसमें ऐसे ऐसे कॉलिंग की, फिर वायर को ऐसे, तभी तो मैं इसको लगाऊंगा तो 1 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस, ठीक है? अब अगर इसको आपने जैसे ही उसके अंदर डाला, तो इसका मतलब ये तो कॉइल बन गया ना। अगर ये कॉइल बन गया, अगर कॉइल में करंट फ्लो होता है तो वो तो एक सोलोनॉइड की तरह बिहेव करने लग जाता है। सोलोनॉइड पढ़ा होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, ठीक है? तो अगर ये है और इसमें अगर मैंने कॉइलिंग कर दी, तो इसका मतलब ये तो एक सोलोनॉइड बन गया, इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा तो जैसे कि आपने जो मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर पढ़ा है, तो उसमें आपने ये देखा होगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के कारण कई सारी चीजें आती है। फोर्स लगने लग जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और उस फोर्स के कारण कई सारे पैरामीटर्स आते हैं, ठीक है? तो अगर यहां पर अगर कॉइलिंग अगर आपकी लगी हुई है, और मैं वही कॉइल का स्ट्रक्चर आपको देखना है कि कैसा कॉइल का स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर मैंने सिंपल ऐसे कॉइलिंग की, ठीक, और वायर को मैं दूसरी जगह ले गया, तो करंट तो ऐसे फ्लो करेगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इंड्यूस होगी, तो मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगी ना, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी तो कुछ ना कुछ और इफेक्ट भी आने लगेगा। यस सर। ठीक है, मेरे को तो सिर्फ रेजिस्टेंस चाहिए,
लेकिन अगर सिर्फ रेजिस्टेंस चाहिए तो मतलब कि ऐसा इफेक्ट नहीं आना चाहिए, मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो मैग्नेटिक इफेक्ट कब नहीं होगा? अब ध्यान से देखिए, मैंने ये वायर लिया, इसको ऐसे लपेटा, करंट ऐसे ऐसे फ्लो कर रही है। अब नीचे जाने के बाद वायर को मैंने ऐसे उल्टा घुमाया और उस वायर को दूसरी जगह ले गया, ठीक। तो करंट ऐसे फ्लो कर रही है, फिर ऐसे फ्लो कर रही है। तो पहले वाले कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आ रहा है और नीचे वाले कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड नीचे आ रहा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0। तो कौन सा स्ट्रक्चर सही होगा? डी। डी वाले को देखिए ध्यान से, 7th का डी। आ रहा समझ में? तो ऐसा Yes, sir. स्ट्रक्चर क्यों होगा? क्योंकि इस स्ट्रक्चर में मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हो गई? 0 हो गई। 0. क्लियर है? Yes, sir. नोट करके लिख लीजिए। नोट कर लिया? एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 18 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 18 को। शुभम वीडियो ऑन रखिए। अनुष्का क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक वर्नियर कैलिपर में जो वर्नियर स्केल है और मेन स्केल है वो डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ है और उनका टेम्परेचर इंक्रीज पे डेल्टा टी से और इसका रीडिंग इनिशियल दिया हुआ है और हमें अल्फा 1 बाय अल्फा 2 बताना है। क्या करें? अच्छा, आर्यन क्या किया जाए? सर ये मैंने सवाल किया था, हम्म। हो गया, मुझे खुद नहीं समझ आया। अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए कोई नहीं।
देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कहा है कि आपका मेन स्केल है, मेन स्केल का n डिवीजन, ठीक है। जो वर्नियर का 0 है वो n डिवीजन के आगे है, वर्नियर का 0 n डिवीजन के आगे है, ठीक। तो n डिवीजन के आगे कर लीजिए, ये वर्नियर स्केल बना देता हूं ऊपर। वर्नियर का सेकंड डिवीजन मेन स्केल के n के आगे n+2th डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, ये तो कहा है क्वेश्चन में। तो वर्नियर का 2 डिवीजन 1 2, ठीक है। जो सेकंड डिवीजन है वो मेन स्केल के n+2th डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, ये क्या है क्वेश्चन में कि ये कोइंसाइड हो रहा है, ठीक। रॉड की लेंथ मेरे को फाइंड आउट करनी है, तो रॉड की लेंथ का मतलब क्या हुआ, जो वर्नियर का मेन स्केल का 0, मैंने कहा कि मेन स्केल का 0 ये रहा, ये तो वर्नियर का 0 है। तो डिस्टेंस क्या होती है, मतलब कि सिंपल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन मेन स्केल 0 एंड वर्नियर स्केल 0, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही क्या होती है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट होती है। तो ऑब्जेक्ट को तो मैंने यहां पे रखा हुआ है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये एक रॉड है, इस रॉड की लेंथ कितनी है, इस फिगर को देखते हुए बताइए रॉड की लेंथ कितनी है। फॉर्मूला क्या है आपके पास, रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू लिस्ट काउंट, यही है ना फॉर्मूला। तो यहां पे कितना है, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल कहां तक रीड कर रहा है, n तक, प्लस यहां पे n की वैल्यू कितनी है, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, सेकंड, इनटू लिस्ट काउंट। ये इसको mm में ले लेते हैं, 0.1 mm, ठीक है, mm में ले रहा हूं। ये कितना हो जाएगा, n+0.2 mm। यहां तक क्लियर है, यस सर। ठीक है। तो ये तो किसकी लेंथ आ गई, लेंथ ऑफ रॉड, जो भी रॉड था जिसकी लेंथ मेरे को मेजर करनी थी, उस रॉड की लेंथ कितनी आ गई, n+0.2 mm। उसका क्लियर है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं तो जो रीडिंग है, रीडिंग में कोई चेंज नहीं आ रहा। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रीडिंग में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन आपको ये पता है कि अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करूंगा तो लेंथ इंक्रीज हो जाती है, ये तो पता है ना लॉजिक। यस सर। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल लेता हूं, आपको चीजें थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। मैंने कहा कि ये आपके पास एक स्केल है, ये 1 सेंटीमीटर, ये 0.5, ये 0, ठीक है। स्केल की रीडिंग कितनी आ रही है, 1 सेंटीमीटर। किसी टेम्परेचर T1 पे, रूम टेम्परेचर पे स्केल रीडिंग कितनी दे रहा है, 1 सेंटीमीटर दे रहा है। अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो ये तो एक्सटेंड हो जाएगा ना, यस सर। तो ये एक्सटेंड हो गया, अभी भी रीडिंग कितनी दे रहा है, ये 1 सेंटीमीटर। स्केल तो अभी भी 1 सेंटीमीटर ही दिखा रहा है। ये कह रहा है क्वेश्चन में कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद भी जो रीडिंग आ रही है स्केल की वो वही आ रही है।
लेकिन ये दिखा तो 1 सेंटीमीटर रहा है, लेकिन एक्चुअल से तो ये ज्यादा है ना। यस सर। स्केल रीडिंग तो 1 सेंटीमीटर ही दिखा रहा है, लेकिन जो एक्चुअल रीडिंग थी उससे तो ये ज्यादा एक्सटेंडेड दिखा रहा है ना। यस सर। मतलब कि ये जो 1 सेंटीमीटर है, ये जो 1 सेंटीमीटर है इज ग्रेटर देन ये वाला 1 सेंटीमीटर। यस सर। क्लियर है? यस सर। इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन पे वापस आते हैं। लॉजिक क्लियर होना चाहिए हो क्या था। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब ये बताइए कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं तो जो लेंथ इंक्रीज होती है वो क्या लिखता हूं मैं? L final is equal to L0 1 plus alpha delta T। थीटा टी। ये लिखता हूं ना? यस सर। फाइनल लेंथ कितनी हो जाएगी? L0 1 plus alpha delta T। ठीक। अब जब मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो ये जो n+2th वाला जो मार्क है मेन स्केल का n+2th मार्क, ये यहीं पे रहेगा कि इंक्रीज हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा सर। इंक्रीज हो जाएगा ना, मतलब कि n+2th मार्क यहाँ पे नहीं रहेगा, ये शिफ्ट हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर यहाँ पे नहीं है, ये शिफ्ट हो गया है। तो मेन स्केल का जो n+2th मार्क था वो उसी पोजीशन पे नहीं होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वो शिफ्ट हो जाएगा। यस और नो? यस सर। ठीक है। अब लेंथ कितनी हो जाएगी? अब ये कितनी लेंथ दिखाएगा? L0 कितना था? n+0.2। मेन स्केल का मेरे को बताना है कितना आगे बढ़ गया। मेन स्केल का ये वाला मार्क यहाँ पे कहीं आ चुका होगा ना। n+2th मार्क पहले यहाँ पे था, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये मार्क यहाँ पे शिफ्ट हो चुका होगा ना। तो मेरे को ये बताना है कि ये अब कितना हो गया। ये कितना हो जाएगा? n0 कितना था पहले? n+2 था। L0 तो ये था ना, n+2 ये अभी कितना नहीं आया? आ गया? ठीक, ये इतना आ गया, ये लेंथ इतनी आ गई। ये वर्नियर स्केल भी तो है मेरे पास। वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू कितनी होती है? 0.9। उसने दिया हुआ भी है कि 10th डिवीजन 9th से कोइंसाइड कर रहा है, तो एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है? 0.9। तो दो डिवीजन की वैल्यू कितनी हो गई? 1.8। ठीक है, तो ये भी तो यहाँ पे शिफ्ट हो चुका होगा। रीडिंग तभी तो वैसी आएगी जैसे पहले आ रही थी। तो ये कितना हो गया?
कितना हो गया 1.8 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। पहले तो 1.8 दिखा रहा था ना, लेकिन अब टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये कितना हो जाएगा 1.8 1 प्लस अल्फा टू डेल्टा टी। स्टार्टिंग वाला नहीं पढ़ा, क्लियर है? ठीक। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो लकड़ी की लेंथ बढ़ती है क्या? लकड़ी है, इसलिए तो वुडन लिखा हुआ है, वुडन ऑब्जेक्ट है ना। तो लकड़ी की लेंथ तो वही है जो पहले थी। पहले कितनी थी? n plus 0.2. तो बाद में भी वही होनी चाहिए। Yes, sir. तो बाद में वही कब होगी? मैंने ये लिखा, बताइएगा ये चीज समझ में आई कि नहीं। n प्लस टू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस 1.8 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी इज इक्वल टू n प्लस 0.2। सोच के बताइए क्या सही लिखा है? लॉजिक आ रहा है ना समझ में? कि जो मीटर मेन स्केल की जो लेंथ थी उसमें से ये कितना इंक्रीज हुआ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रॉड की लेंथ आ जाएगी ना। क्लियर है ना? यस सर। इस पूरे लेंथ में से ये वाली लेंथ को माइनस कर दीजिए तो रॉड की लेंथ आ गई। और रॉड Yes, की लेंथ sir. तो उतनी थी जितनी पहले थी। सर हाँ आ रहे हैं। ऐसे भी तो बोल सकते हैं सर, चेंज इन लेंथ बराबर होगा दोनों का। हाँ हाँ, हाँ ठीक है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? Yes, जल्दी sir. अल्फा 1 डिवाइडेड बाय अल्फा 2 निकालिए कितना आ रहा है। अब तो सिंपल मैथ्स रह गया है। आंसर लिख देता हूँ, सॉल्व करने पे आएगा 1.8 डिवाइडेड बाय n प्लस 2। सॉल्व हो जाएगा ना? ठीक है। एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 4 जेई में पूछा गया है। रीड कीजिए। सेल्स एक्सपेरिमेंट पे है जो अभी आपने स्टार्टिंग में मैंने बताया था। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3। शुभम बातें नहीं, क्वेश्चन रीड कीजिए। सर क्वेश्चन रीड करा सर। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 4।
अनुष्का तबीयत सही नहीं है, कंटिन्यूअसली छींके जा रही है। सिंपल क्वेश्चन है और अभी मैंने एक थंब रूल बताया था कि कैसे करते हैं। चलिए बेसिक देखते हैं एरर का। देखिए इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे जब भी क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने कहा कि a इज इक्वल टू x की पावर a y की पावर b डिवाइडेड बाय z टू दी पावर c। ठीक है, और मेरे से बोला गया कि फाइंड आउट द रिलेटिव एरर इन a। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, मेरे को पता है, आप तो ये लिखते हैं ना, डेल्टा a बाय a इज इक्वल टू a डेल्टा x अपॉन x प्लस b डेल्टा y अपॉन y प्लस c डेल्टा z अपॉन z। याद है? ये फॉर्मूला हर जगह यूज करते रहते हैं आप लोग, टाइम पीरियड निकालते हैं, जी निकालते हैं, हर एक में ऐसा फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन ये आया कैसे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक, देखिए कैसे करेंगे। ये है आपके पास, तो हम लोग क्या ले लें, दोनों तरफ लॉग ले लें। तो लॉग a इज इक्वल टू लॉग x की पावर a y की पावर b माइनस लॉग z टू द पावर c। log a अपॉन b इज इक्वल टू log a माइनस log b। ठीक है, अब ये मल्टीप्लीकेशन में है तो ये कितना हो जाएगा, log x की पावर a प्लस log y टू द पावर b माइनस log z टू द पावर c। ठीक, इसको आपने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया, पावर में है तो ये नीचे इधर आ जाएगा। ठीक, तो ये आपने क्या लिखा, a log x प्लस b log y माइनस c log z, ये लिखा ना। ठीक, इसको मैं थोड़ा अलग से सॉल्व कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा। मैंने लिखा log y इज इक्वल टू log x। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, मेरे को क्या मिलेगा, मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, जल्दी से बताइए। आप लोगों को dy over dx equal to 1 y by x। एक एक करके बोलिए, तीनों लोग बोले, मेरे को y समझ by नहीं आया। x y by x, बस इक्वल टू dy इक्वल टू, by dx। इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर रहा हूं। मैंने कहा dy अपॉन y इज इक्वल टू dx ओवर x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, yes sir dy का मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज इन y, बेसिक डेफिनेशन। तो क्या मैं dy की जगह डेल्टा y लिख सकता हूं, yes sir और यहाँ पे डेल्टा x। yes sir तो मैंने क्या लिखा कि अगर log y इज इक्वल टू log x है तो डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिलेगा। ठीक है, इसी को मैंने यहाँ पे फॉलो किया। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या मिलेगा, delta a upon a डेल्टा x अपॉन x प्लस b डेल्टा y अपॉन y माइनस c डेल्टा z अपॉन z, है ना। लेकिन जो अभी आप, जब भी आप लोग फॉर्मूला यूज करते हैं इधर प्लस लिखते हैं। याद कीजिए जब एरर पढ़ा रहा था तो मैंने एक पॉइंट बोला था, हमेशा डेल्टा ई का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। ठीक है, तो हम लोग तो हमेशा एरर की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी देखते हैं कि एरर कितना हो सकता है मैक्सिमम। तो अगर यहाँ पे ये एरर मैक्सिमम कब होगा, जब ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस। इसलिए हम लोग इसको क्या लिखते हैं, आ गया समझ में,
ठीक है, ये हिंट है जो भी क्वेश्चन दिया आपको मैंने, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है। Searle's मेथड में यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा एल अपॉन एल। इसी कॉन्सेप्ट को जल्दी से यूज कीजिए, डेटा सब आपको गिवन है क्वेश्चन में। देखिए यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय a डिवाइडेड बाय डेल्टा एल अपॉन एल, यही होता है ना। mg की वैल्यू, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर रहा हूं, mg डिवाइडेड बाय a का मतलब क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर पाई आर स्क्वायर इनटू डेल्टा एल अपॉन एल। Yes, sir. आर को मैं क्या लिख सकता हूं, d/2, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो मैंने लिखा mg l पाई d/2 मतलब कि 4 Yes, sir. इनटू डेल्टा एल। To delta L. अब देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए तो यहाँ पे वेट दिया हुआ है 50 न्यूटन, इसका मतलब mg की वैल्यू 50। 50 न्यूटन। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है एल कितना दिया हुआ है 110, 110। है ना। और किसकी वैल्यू दी हुई है आपको, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है 0.125। हाँ, ये सब चीजें आपको गिवन है। और डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना है 0.05, 0.05। डी की वैल्यू 0.05। ठीक, अगर इस चीज को अगर आप लोग ध्यान से देखें, 4 mg और पाई, ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो कांस्टेंट है। इस Yes, कांस्टेंट sir. को मैंने क्या मान लिया, के, इस कांस्टेंट को मैंने के मान लिया। K. अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए, यंग्स मॉड्यूलस को लिख 5 सकता हूं equal to के एल KL बाय डी स्क्वायर इनटू T डेल्टा, square into delta L. है ना। अभी क्या तरीका बताया था सॉल्व करने का, मेरे को तो एरर इन वाई चाहिए ना, तो Yes, एरर इन sir. वाई के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। Yes. तो क्या फॉर्मूला लिखूंगा बताइए जल्दी से, डेल्टा वाई अपॉन वाई Y equal to कांस्टेंट तो आता ही नहीं है डिफरेंशिएशन में, वो तो हट जाता what are है। जाता है डेल्टा delta L upon L plus का 2 delta D upon D plus delta L upon delta L, it is 1. हाँ ठीक है, डेल्टा एल इंटू डेल्टा एल, जो चेंज आ रहा है चेंज, ठीक। ओके सर, ठीक है। ठीक है अभी ठीक है। दो बार डेल्टा आ रहा है, इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन ऐसा, डी डेल्टा एल डिवाइडेड बाय डेल्टा, अब समझ आ रहा है। यस सर। अब हर एक की वैल्यू दी हुई है, वैल्यू पुट कीजिए आंसर आ जाए। आप तो सॉल्व कर सकते हैं ना, सबकी वैल्यू पुट करनी है बस आपको।
आपका होमवर्क क्या है? एक्सरसाइज 3 का ही क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 12। मैंने क्वेश्चन के साथ ही सभी एक्सपेरिमेंट बता दिए हैं, ये सब एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट है, ठीक है, क्वेश्चन के साथ बता दिया। और एक्सपेरिमेंट को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब वो चैप्टर पढ़ेंगे, क्या एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका यूनिट एंड मेजरमेंट कंप्लीट हो चुका है पूरा विथ एरर, ठीक। आप लोग शीट के क्वेश्चन कीजिए, कोई डाउट अगर आता है तो कल पूछिएगा, नहीं तो ये 2 क्वेश्चन तो करने ही करने, ताकि हमारा एक्सपेरिमेंट वाले सभी क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। तो कल इसको करेंगे या कोई डाउट होगा उसको पढ़ेंगे, नहीं तो मैं स्ट्रेट लाइन मोशन स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। यस सर। चलिए, ओके, बाय बाय।